अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और कई सालों से ये क्वेश्चन जो है वो आ रहा है पेपर में। ठीक है जी, अब हम पहले पता करते हैं कि स्टरलाइजेशन क्या है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल सरफेस और मीडियम इज़ फ्रीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उन सब को ये मार देता है ये प्रोसेस। ठीक है, स्टरलाइजेशन, इसमें वायरसेस आ जाएंगे, फंजाई, बैक्टीरिया, स्पोर्स, हर चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, डिसइंफेक्शन क्या है? एलिमिनेशन ऑफ मोस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स एक्सक्लूडिंग स्पोरिसिडल एक्टिविटी, यानी कि इसमें जो स्पोर्स हैं वो नहीं मर सकते। ठीक है, वो जो बैक्टीरिया डोरमेंट हो जाते हैं, अपने इर्द गिर्द कवरिंग बना के एक स्पोर बन जाता है, तो वो उसको ये डिसइंफेक्शन जो है वो नहीं ख़त्म कर सकता। ठीक है, तो स्टरलाइजेशन जो है इसका मतलब है वो बेस्ट चीज़ है क्योंकि उस स्पोर्स को भी ख़त्म कर रहा है। अच्छा जी, इसके 3 लेवल्स हैं। ठीक है, हाई लेवल डिसइंफेक्शन, इंटरमीडिएट लेवल एंड लो लेवल डिसइंफेक्शन। हाई लेवल में तमाम वेजिटेटिंग बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम, फंजाई एंड वायरसेस सब मर जाएंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल में सब वेजिटेटिंग बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया और मेजॉरिटी ऑफ फंजाई जो हैं वो और वायरसेस, उनको ये ख़त्म कर देगा। और जो लो लेवल डिसइंफेक्शन है उसमें वेजिटेटिंग बैक्टीरिया सिवाय माइकोबैक्टीरियम के और कुछ फंगस के और वायरसेस के वो मर जाएंगे। ठीक है, तो ये ज़रा लोअर लेवल का है। अच्छा जी, डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन की डिफरेंसेस क्या है? स्टरलाइजेशन है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग माइक्रोब्स इंक्लूसिव ऑफ बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स। ठीक है, ये स्पोर्स को भी मार देता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि ये हर तरह से उसको स्टराइल कर देता है चीज़ को। और डिसइंफेक्शन क्या है कि जिसमें सब माइक्रोब्स मर जाते हैं सिवाय बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स के। डिसइंफेक्टेंट्स पे आ जाए, द कॉमनली यूज्ड ऑन एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स फॉर डिसइंफेक्शन। ठीक है, द केमिकल्स यूज्ड। ठीक है जी, तो जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, ये हमारे जो फोमाइड्स हैं या हमारी जो चीज़ें हैं वो कंटेमिनेट हो गई हैं, उनको ख़त्म करने के लिए उनके ऊपर से बैक्टीरिया, तो जो केमिकल यूज़ होंगे उनको हम बोलते हैं कि भाई ये डिसइंफेक्टेंट्स हैं। ठीक है जी, जिस तरह क्लोरीन हो गया। ठीक है, क्लोरीन जो है ये स्विमिंग पूल्स में यूज़ होता है, उसकी बड़ी एक अजीब सी वो होती है, थोड़ी सी स्मेल सी ना। तो क्लोर हेक्सिडिन, डेटोल, जो कि आप घरों में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने लिए भी ये यूज़ करते हैं वूंड वगैरह साफ़ करने के लिए। उसके बाद है हाइपोक्लोराइड ब्लीच। ब्लीच यूज़ होता है ब्लड स्पिलेज, कोई ब्लड वगैरह स्पिलेज हो जाए लैब में। ठीक है, और जो एसिड फास्ट पॉजिटिव जो हमारे पास आते हैं, ठीक है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया यानी कि माइकोबैक्टीरियम या टीबी के जो भी हमारे पास सैंपल्स आते हैं, अब वो हम इसी तरह तो नहीं फेंक सकते, तो हम उनके ऊपर ब्लीच डाल के उनको डिसइंफेक्ट करके फिर फेंकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एंटीसेप्टिक्स पे आ जाए। एंटीसेप्टिक्स तो आप लोग बहुत इस्तेमाल कर चुके हैं अभी कोविड के उसमें टाइम पे भी। ठीक है ना, तो जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं वो केमिकल्स जो कि यूज्ड एक्सटर्नली ऑन लिविंग टिश्यू टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो आप एक्सटर्नली यूज़ करते हैं अपनी स्किन वगैरह पे सर्फ, ठीक है ना, या म्यूकस मेम्ब्रेन पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए। अच्छा जी, ये आप खा नहीं सकते, इनहेल नहीं कर सकते या उसको नहीं वो कर सकते। ठीक है, ये आप अपने लोकली सरफेस एरिया जो है आपके बॉडी का या जो स्किन वगैरह है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके लिए हम 70% एथेनॉल यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम आम लैंग्वेज में स्पिरिट स्वैब भी कहते हैं। ठीक है, जो फ्लीबॉटमी वगैरह और इसके लिए यूज़ होता है। अच्छा जी, उसके बाद है आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो स्किन को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जब आप इथाइल अल्कोहल यूज़ कर लेते हैं तो ब्लड कल्चर लेने के लिए फिर आप ये आयोडीन यूज़ करते हैं। ठीक है, इवन यूज़ टू क्लीन स्किन प्रायर टू सर्जरी। सर्जरी से पहले भी जो डॉक्टर हैं वो आयोडीन जो है वो उसका यूज़ करते हैं। पायोडीन, आपने ये सुना होगा कि पायोडीन लगाते हैं इस तरह। ठीक है ना, तो वो यही चीज़ है। अच्छा जी, क्लोरहेक्सिडिन पे आ जाए। इट इज़ यूज बाय सर्जन्स एंड अदर स्टाफ्स फॉर क्लीनिंग हैंड्स बिफोर सर्जरी। ये हम जब वॉशअप होते हैं सर्जरी से पहले तो ये अपने हैंड्स को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं क्लोरहेक्सिडिन। उसके बाद है सिल्वर सल्फाडायाजीन। ये यूज़ होता है, ये क्विंच क्रीम, और ये आपने सुना भी होगा, कॉमनली यूज़ होता है बर्न के लिए ना, तो उसके अंदर ये सिल्वर सल्फाडायाजीन होता है। ठीक है जी,
अच्छा, ये क्लासिफिकेशन पे आ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिज़िकल स्टरलाइजेशन और केमिकल स्टरलाइजेशन। ठीक है, फिज़िकल में हम उसके ऊपर हीट से, रेडिएशन से, या उसको फ़िल्टर करके छान के उसको हम कर सकते हैं, बैक्टीरिया से छुटकारा पा सकते हैं, या फिर कोई केमिकल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल जो है वो डिफरेंट टाइप्स के यूज़ कर सकते हैं, लाइक अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, फिनोल्स, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्वाटर्नरी एमोनियम कंपाउंड्स, इथिलीन ऑक्साइड गैस एंड अदर्स। ठीक है, अच्छा जी, हीट स्टरलाइजेशन पे आ जाए। हीट स्टरलाइजेशन जो है ये 3 टाइप्स की हो सकती है। हीट, या तो ड्राई आप हीट यूज़ करें, या मॉइस्ट। ठीक है, और रेडिएशन या फिल्ट्रेशन। फिजिकल मेथड्स क्या है स्टरलाइजेशन के? हीट, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, क्लीवेज ऑफ डीएनए, मेम्ब्रेन डैमेज। ठीक है, हीट जो है वो डीनेचुरेशन करती है प्रोटीन्स की और डीएनए को ब्रेक कर देती है। ठीक है, और मेम्ब्रेन डैमेज जो है ना उसकी, बैक्टीरिया की, उसको बिल्कुल डैमेज कर देती है। रेडिएशन जो होती है वो थाइमीन डाइमर्स आप यूज़ कर सकते हैं, और रेडिकल रिएक्टिव रेडिकल फॉर्मेशन उससे होती है, तो वो जो है वो बैक्टीरिया को वो डेथ कर देगा। अच्छा जी, ड्राई हीट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं फ्लेमिंग। ठीक है, फ्लेम पे, जिस तरह मैं आपको इनोकुलेशन लूप का दिखाती हूँ कि भाई उसको हम ऐसे आग पे रख के, फ्लेम पे रख के उसको हम स्टरलाइल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इंसिनरेशन कर सकते हैं और हॉट एयर ओवन यूज़ कर सकते हैं। ड्राई हीट पे आ जाए। ड्राई हीट यानी कि फ्लेमिंग, यानी कि आग लगा के उसको करना। ठीक है, तो इट इज़ डन टू लूप्स एंड स्ट्रेट वायर्स इन माइक्रोबायोलॉजी लैब। ये मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ। लीविंग द लूप इन द फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर और अल्कोहल लैम्प अंटिल इट ग्लोज रेड एंश्योर्स दैट एन इन्फेक्शियस एजेंट गेट्स इनएक्टिवेटेड। ठीक है, जैसे आप वो उसको आग पे रखते हैं तो बिल्कुल रेड हॉट लाल रंग का हो जाता है। इसका मतलब है कि भाई ये सारे बैक्टीरिया जो हैं वो हो गए हैं, इनएक्टिवेट हो गए हैं। ठीक है जी, दिस इज़ कॉमनली यूज फॉर स्मॉल मेटल और ग्लास ऑब्जेक्ट्स, स्कैल्पल्स एंड नॉट फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इससे छोटी छोटी हम चीज़ें कर सकते हैं। बड़े बड़े जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम इतने बड़े फ्लेम पे किस तरह कर सकेंगे? ठीक है ना, तो वो हमारे लिए फिजिबल नहीं है। अच्छा जी, ड्राई हीट पे आ जाए। लेस एफिशिएंट देन मॉइस्ट हीट। ठीक है, ये इतना वो जो है एफिशिएंट नहीं है जितना कि मॉइस्ट हीट जो है वो है। ठीक है, इंसिनरेशन इज़ बर्निंग ऑफ कंटेमिनेटेड वेस्ट टू डिस्ट्रॉय एंड किल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये जो है इंसिनरेशन, ये हम यूज़ करते हैं जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इन वेस्ट। ठीक है ना, वेस्ट जो कि कंटेमिनेटेड वेस्ट है, जिस तरह हमारे ये होते हैं कंटेमिनेटेड ग्लव्स और ये चीज़ें सारी इस तरह, तो उनको जला देना उन चीज़ों को। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ होता है। विल बर्न एनी ऑर्गेनिज्म टू ऐश, ये बिल्कुल उसको राख बना देगा। इट इज़ यूज टू सैनिटाइज मेडिकल एंड अदर बायोहैजर्डस वेस्ट बिफोर इट इज़ डिस्कार्डेड विद नॉन हैजर्डस वेस्ट। जितने भी आपके हैजर्डस वेस्ट हैं उनको लैब में ये आपको उसको बर्न आउट करते हैं, और फिर आप उनके साथ जो नॉन हैजर्डस हैं उनके साथ आप कर देते हैं, क्योंकि आप ऐसे डायरेक्टली नहीं वेस्ट कर सकते। अच्छा जी, ड्राई हीट पे आ जाए। हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन जो है ड्राई हीट, इसका एडवांटेज ये है कि इट कैन बी यूज्ड ऑन पाउडर्स। ठीक है, पाउडर्स के लिए भी यूज़ कर सकता है, ग्लास वेयर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, स्टील के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी हीट स्टेबल आइटम्स हैं डेट आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय स्टीम। ठीक है, जो स्टीम से अफेक्ट हो जाती हैं। अच्छा जी, इसका हॉट एयर ओवन का के अंदर आपने एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए रखना है 160 to 180 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको MCQs में भी आ सकता है। ऑब्जेक्ट टू बी स्टरलाइज आर प्लेस्ड इन इट बिफोर 2 आवर्स टू बी यूज। 2 घंटे पहले आपने उस चीज़ को रख लेना है, और फिर जब 2 घंटे बाद आपको उसकी ज़रूरत है तो आप वो ले लेंगे। अच्छा जी, ये फोर्सेप्स को, सीजर्स को, स्कैल्पल्स और स्वैब्स वगैरह को स्टरलाइल करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद ग्लास सिलेंडर्स, पिपेट, फ्लास्क, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स लाइक लिक्विड पैराफिन, इन सब के लिए यूज़ होता है। मॉइस्ट हीट पे आ जाए। मॉइस्ट हीट, ठीक है, अच्छा जी, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकता है, बिलो और अबव भी। ठीक है जी, किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय कोएगुलेटिंग देयर प्रोटीन्स, ये इसकी प्रोटीन्स जो हैं उनको ही बिल्कुल ख़त्म कर देता है, उनकी कोएगुलेशन कर देता है। बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे पेस्चराइजेशन होती है, जिस तरह हमने मिल्क वगैरह को सुना होगा कि जी मिल्क पेस्चराइजेशन होती है। ठीक है, इसके भी 2 मेथड्स होते हैं, होल्डिंग एंड फ्लैश। और 100 डिग्रीज पे होता है टेंडलाइजेशन एंड बॉयलिंग। ठीक है, जिस तरह ये हम घर में दूध वगैरह उबालते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करते हैं,
तो इसके लिए ये 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है जी। अबव 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो ऑटोक्लेव होता है। ऑटोक्लेव हम यूज़ करते हैं ये सारे अपनी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को करने के लिए, ठीक है। ये बड़ा अच्छी फॉर्म है स्टरलाइजेशन की। अच्छा जी, बिलो 100 पे पेस्चराइजेशन होगी, ठीक है। इट इज़ यूज प्राइमरीली फॉर मिल्क टू किल मैथोजेंस, फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम बोविस, साल्मोनेला, स्ट्रेप्टोकोकस, लिस्टरियन, ब्रूसेला, बट नॉट टू स्टरलाइज मिल्क, ठीक है। ये जरासीम मार लेते हैं लेकिन बिल्कुल स्टरलाइज नहीं है करता, ठीक है। सिंपल पेस्चराइजेशन जो होती है इसमें हीट करते हैं मिल्क को 62 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। फिर जल्दी से उसको ठंडा कर देते हैं। उसके बाद फ्लैश पेस्चराइजेशन होती है, उसमें हीट करते हैं 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकंड्स के लिए, ठीक है। अब ये बच्चों ये आपको वाइवा में भी पूछ सकते हैं और एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, इसलिए ये आपने याद रखना है कि भाई 62 पे 30 मिनट्स और 72 पे 15 सेकंड्स। अच्छा जी, 100 डिग्रीज पे आ जाए टेंडलाइजेशन, इंटरमिटेंट स्टरलाइजेशन बाय एक्सपोजर टू स्टीम एट 100 डिग्रीज फॉर 20 to 45 मिनट्स फॉर 3 सक्सेसिव डेज, ठीक है। आपने 20 से 45 मिनट्स जो है 20 to 45 मिनट्स जो है वो करना है आपने 100 डिग्रीज पे, ठीक है। स्टीम के अंदर उसको रखना है और 3 दिन ऐसे ही करना है। इट इज़ यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ शुगर मीडिया विच डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। जितने शुगर मीडिया हम बनाते हैं ना बैक्टीरिया और उनकी ग्रोथ के लिए, उसके लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। और जो कि हाई टेम्परेचर पे जो डिग्रेड कर जाते हैं ना जो बैक्टीरिया, उनके लिए। द प्रिंसिपल इज़ डेट वन एक्सपोजर विल किल ओनली वेजिटेटिव बैक्टीरिया, बिटवीन हीटिंग द स्पोर्स विल वेजिटेट टू बी किल्ड ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट एक्सपोजर, ठीक है ना। स्पोर्स जो है वो बीच में ग्रो कर सकते हैं दोबारा, तो वो हम इसलिए 3 दिन लगातार करते हैं ताकि वो सारे जो हैं वो कर सकें, स्पोर्स को भी मार सकें। अच्छा जी, उसके बाद बॉइलिंग पे आ जाए। मॉइस्ट हीट एट रूम एट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस किल्स वेजिटेटिव फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। बॉइलिंग का मतलब है कि उबाल देना, 100 डिग्रीज तक पहुंचाना उसको, ठीक है। तो इसमें जो है जितनी भी वेजिटेटिव फॉर्म्स होती हैं सब मर जाती हैं, ठीक है। ये भी अच्छी फॉर्म है। अच्छा जी, हेपेटाइटिस वायरस इट कैन सर्वाइव अप टू 30 मिनट्स ऑफ बॉइलिंग, ठीक है। तो यानी कि आपने 30 मिनट्स तक उसको करना है मारने के लिए। हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स, ठीक है। 100 डिग्रीज पे आप 20 मिनट के लिए उसको करें हीट। अच्छा जी, यूज़ फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ सर्जिकल एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स इन एमरजेंसी, ठीक है। ये जितनी भी सर्जरी और एमरजेंसी के अंदर हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उधर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बार बार पेशेंट्स आ रहे होते हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, तो वो हम यही करते हैं कि 100 डिग्रीज पे 20 मिनट्स के लिए कर देते हैं। वो जितने वायरसेस वगैरह वो सब कुछ मर जाता है। अच्छा जी, अबव 100 ऑटोक्लेव होता है, ठीक है। ये चार्ल्स चैम्बरलैंड ने 1879 में किया था। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, एक सिंपल प्रेशर कुकर टाइप, और दूसरा स्टीम जैकेटेड डाउनवर्ड टाइप, और हाई प्रेशर प्री वैक्यूम ऑटोक्लेव, ठीक है। अभी मैं आपको पिक्चर भी अभी आगे दिखाती हूँ। ऑटोक्लेव क्या है, मॉइस्ट हीट की टाइप है, ठीक है। मॉइस्ट हीट इसमें यूज़ होती है। मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन बिटवीन बिकॉज बैक्टीरिया स्पोर्स आर रेजिस्टेंट टू बॉइलिंग, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा, मैं आपको पहले भी कह रही हूँ कि ये बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं और ये बहुत अच्छा फॉर्म है, ठीक है। और ये आपने बच्चों नीचे ज़रूर याद रखना है कि 121 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। और 15 पाउंड्स पर इंचज़ जो इसका प्रेशर होता है, और 15 मिनट्स के लिए रखते हैं, ठीक है। अब आपने 15 याद रखना है, 15 पाउंड्स पर इंचज़ प्रेशर और 15 मिनट्स के लिए रखना है, और टेम्परेचर 121, ठीक है। ये आपने लाजमी याद करना है, ये आपको लाजमी पूछा जाएगा वाइवा में, ठीक है, और रिटर्न में भी। अच्छा जी, इट किल्स इवन द हाईली रेजिस्टेंट स्पोर्स ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम, ठीक है जी। जितने भी रेजिस्टेंट स्पोर्स होते हैं वो सब हर किस्म की चीज़ को ये ख़त्म कर देता है। अच्छा जी, प्रिंसिपल क्या, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टीम अंडर प्रेशर, यानी कि भाप मिल रही है और वो भी इतने सारे प्रेशर में, ठीक है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट इफ़ द प्रेशर इज़ रेज द टेम्परेचर एट विच द वाटर बॉयल्स ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है ना। वो बढ़ जाएगा क्योंकि हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। It an autoclave, the water is boiled in closed chamber. As the pressure rises, the boiling point of water also rises, ठीक है। जैसे जैसे आप जो है वो टेम्परेचर जो है वो वाटर जो है बॉयल होता जाएगा, ठीक है। चैम्बर के अंदर स्टीम भाप बनेगी, अंदर प्रेशर रेज होगा, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। 15 पाउंड्स पर इंच जो है जो इसका वो अंदर प्रेशर होता है, और 121 मैंने आपको पहले भी बताया अंदर टेम्परेचर मेंटेन होता है।
और एक्सपोजर ऑफ आर्टिकल्स टू दिस टेम्परेचर फॉर 15 मिनट्स स्टरलाइजेज देम। ठीक है, 15 मिनट्स के लिए आप इसको स्टरलाइज करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करना। ठीक है,